नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब रिजल्ट आता है वो रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें ज़्यादातर देखते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ, इसका मार्जिन कितना हुआ, ईपीएस क्या हुआ, ये सारे टर्म्स आते हैं। अब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है क्या नहीं है वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो ये जनरली जब हम बात करते हैं किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का रिजल्ट के बारे में, तो उसका कोई बैंक का रिजल्ट जब आता है तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। पहला चीज देखते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना बढ़ा, जो कि इजी है, सबको मालूम ही होगा। प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, जितना बैंक ने बेचा खरीदा, ये जो हुआ डिपॉजिट लिया, इसके बदले जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हो गया। दूसरा चीज उसका रहता है नेट इंटरेस्ट इनकम। मैं समझाऊंगा इसके बाद में वो क्या होता है। मैं पहले की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है और क्या क्यों देखना रहता है। तो सेकंड जो थिंग था वो नेट इंटरेस्ट इनकम है। तीसरा जो है आपका एनपीए। चौथा हो गया आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। पांचवा हो गया कासा रेशियो। और सिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया जो आपका पैट। तो पहले हम देखते हैं जो पहला पॉइंट था, पहला नेट इंटरेस्ट इनकम। ये क्या चीज होता है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम में सिंपल तरीके से समझते हैं। बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, यानी आप कह सकते हो कि एक जगह होता है जहां से लोग पैसा लेते हैं लोन की तरफ से और पैसा डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए। तो बैंक के पास इतना पैसा आता कहां से? तो नो डाउट हम लोग सब जानते हैं कि बैंक को पैसा आरबीआई देता है। आरबीआई सारा बैंक्स को कंट्रोल करता है, यानी आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कहता है कि आप हमसे पैसा लो। और आरबीआई तो डायरेक्ट एक एक इंडिविजुअल को जाके लोन नहीं दे सकता, कि इंस्टीट्यूशन को जाके लोन नहीं दे सकता ना। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, बैंक के थ्रू से अपना लोन जो डिस्ट्रीब्यूट कराता है, लोगों के पास पैसा पहुंचाता है मार्केट में। तो आरबीआई क्या करता है, बैंक को मीडियम बना के बैंक को पैसा देता है। और आरबीआई बैंक को तो ऐसा मुफ्त में पैसा नहीं देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं रेपो रेट। यानी आरबीआई जिस रेट से बैंक को पैसा देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई बैंक को पैसा दे दिया, बैंक क्या किया, बाकी लोगों को लोन दिया और उसमें से इंटरेस्ट लिया। बैंक भी मुफ्त में नहीं देगा। तो बैंक जिस रेट से इंटरेस्ट लिया और जिस जो रेट से इंटरेस्ट आरबीआई को दिया, उसके डिफरेंस को कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो ये इंटरेस्ट इनकम जब आता है, जितना बढ़ता है बैंक के लिए उतना बैंक का फायदा होता है। पहला पॉइंट ये, यानी इस इंटरेस्ट इनकम में बैंक का इनकम बढ़ना चाहिए हर साल। इसमें बैंक को फायदा होता है और बैंक का फिनेंशियल स्ट्रांग होता है। दूसरा होता है नीम, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन। इसमें क्या होता है, जो सेम कंसेप्ट है, उसमें भी बैंक पैसा जो इंटरेस्ट लेता है लोन देके और जो आरबीआई को देता है, उसका जो मार्जिन बचता है वो इंटरेस्ट में, वो मार्जिन बढ़ना चाहिए हर साल। यानी अगर बैंक 10 रुपया कमा रहा है और आरबीआई को 6 रुपया दे रहा है, तो उसका 4 रुपया जो बच रहा है उसका 4% का मार्जिन रहा। तो ऐसे में जितना मार्जिन नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन उसका बढ़ेगा, बैंक का फिनेंशियल उतना बढ़ेगा, यानी बैंक के पास उतना कैश रहेगा। तीसरा पॉइंट जो हम देखेंगे वो है डिपॉजिट रेशियो। बैंक का काम है डिपॉजिट लेना। तो जितना बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा बढ़ते रहेगा, साल दर साल बैंक के पास उतना कैश बढ़ा रहेगा, इतना पैसा रहेगा कि बैंक और लोन दे सके और इंटरेस्ट अर्न कर सके। बैंक के पास इंटरेस्ट के सिवा कोई रेवेन्यू नहीं रहता है। बैंक का काम ही है लोन देना और जितना भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना लोन के थ्रू से, कार लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, तो सारा तरफ से लोन देके इंटरेस्ट लेना, यही इसका बैंक का एकमात्र जो है आप कह सकते हो मोस्टली इनकम सोर्स है। उसके बाद आता है आपका कासा रेशियो। कासा हो गया मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जितना बैंक के पास अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उतना पैसा बैंक के पास आएगा। तो ये भी बैंक के फिनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। नॉर्मल सा बात है, जितना सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट लोग खुलवाएंगे उतना बैंक के पास पैसा आएगा।
लोग डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का पैसा आएगा। एफडी हो, करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, ये भी रेशियो बढ़ना चाहिए। और जो फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, लोन तो बैंक बांट दिया, इंटरेस्ट भी ले रहा है, लेकिन ऐसा भी चांसेस है कि वो लोन में डिफॉल्टर आ जाए। जितना व्हीकल लोन दे रहा है, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन ऐसा भी दिया है, तो अगर लोग रिपे नहीं कर पाए तो वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, उसके चलते बैंक का घाटा हो जाता है। तो उसको कहते हैं एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी बैंक जो पैसा दे रहा है वो बैंक के लिए वो एसेट हो जाता है, और उस एसेट पे अगर रिटर्न नहीं मिला तो बैंक उसको कहता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बेड लोन, यानी बेड डेब्ट। अब कुछ कई भी भाषा में समझ लो। तो ये रेशियो हमेशा कम होना चाहिए। जितना बैंक अच्छा रिकवरी करेगा, इंटरेस्ट लेगा, बैंक के लिए उतना अच्छा है। अगर एनपीए बढ़ गया तो वो बैंक का मैनेजमेंट सही नहीं है, और बैंक का लोन डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट लेने में बैंक का एफिशिएंसी बहुत खराब माना जाता है। तो ये 5-6 कैटेगरी है जहाँ पे हम बैंक का, कोई भी बैंक का शेयर को या बैंक का परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, जिसके चलते हमको पता चलता है कि वो बैंक का मैनेजमेंट, गवर्नेंस और बैंक का फिनेंशियल्स और बैंक का जो है इंस्टॉलमेंट ना होने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारा पैरामीटर्स रहता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि बैंक कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे ही एक अच्छा बैंकिंग शेयर जिसका रिजल्ट अभी आया हुआ है Q4 का, वो बैंक है प्राइवेट सेक्टर का आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर एचडीएफसी बैंक। इसका रिजल्ट आया हुआ है। इसका रिजल्ट में आप देखेंगे इसका प्रॉफिट 18% बढ़ गया, जो कि बहुत अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 11% का ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कंपनी का लोन ग्रोथ अच्छा है। नेट जो इंटरेस्ट इनकम मार्जिन है वो भी 4.7% तक ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, वो भी अच्छा माना जाता है। यानी बैंक जो आरबीआई से ले रहा है और लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके भी मध्य जो डिफरेंस रख रहा है वो भी अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है। इसका जो फोर्थ पॉइंट जो कासा रेशियो में समझाया था, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो ओपनिंग्स है, वो भी साल भर साल 5% से 6% का रेट में डिफरेंस में बढ़ रहा है आगे। सिक्स, इस कंपनी का इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद कंपनी ने 11 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है, जो आने वाले दिनों में जिसके पास ये शेयर, कंपनी का शेयर रहेगा, तो उसको 11 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का देखा जाए तो इसका जो आपका एनपीए है वो बहुत ही कम हो गया है, यानी 0.45% से लेके जो पहले था अभी वो 0.39% का आ गया है, जिसमें अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है आगे जाके इसमें और कटौती वो लोग करेंगे, यानी रिकवरी का उनका पैरामीटर बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सारा क्राइटेरिया में ये बैंक का मैनेजमेंट और ये बैंक का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा है। इस अच्छाई के चलते मंडे को इस शेयर में जरूर एक्शन देखने को मिलेगा। आप जरूर इसको, शेयर को वॉच करिए और अपना एनालिसिस खुद करिए। ये जो पैरामीटर्स और एनालिसिस था, मैं आपके साथ शेयर किया। अब इसी पैरामीटर एनालिसिस के साथ और बैंक के शेयर को भी कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा कंपनी का बैंकिंग सेक्टर कौन सा शेयर बैंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है। तो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है। थैंक यू।